वेलकम बैक टू ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल। और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर। और अपन केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो अपन केमिकल बॉन्डिंग लेके चल रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने जो वीबीटी थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर लिया था। तो वीबीटी थ्योरी में एक चीज़ रह गई थी, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद में अपन आज सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीबीटी थ्योरी अपन ने पढ़ी थी। तो वीबीटी थ्योरी में अपन ने क्या पढ़ा था? वीबीटी थ्योरी में ये पढ़ा था कि जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और आपस में ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में अपन देखा कि दो बॉन्ड बनते हैं। एक तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक बनता है कौन सा, पाई बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, यानी इसको अपन कहते हैं अक्षीय अतिव्यापन से, अक्षीय ओवरलैपिंग से बनता है। और ये जो बनता है पाई बॉन्ड, ये बनता है पार्श्व अतिव्यापन, या इसको अपन समांतर अतिव्यापन भी कह सकते हैं, ओवरलैपिंग। तो यहाँ तक की बातें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो ये अतिव्यापन होता है, सिग्मा बॉन्ड बने या पाई बॉन्ड बने, ये ओवरलैपिंग से बनता है। और जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सममित जो कक्षक होते हैं जिनकी सिमेट्री सेम होती है, जिनकी सममिति क्या होती है, सेम होती है। सममित जो कक्षक होते हैं सिमेट्री सेम होनी चाहिए, सिमेट्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जिनकी इक्वल सिमेट्री होगी वही क्या कर पाएंगे, ओवरलैपिंग कर पाएंगे, और वही क्या कर पाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, इस तरीके से समझना। जैसे मानो कि जो पी अक्ष होता है ये किसी भी सेल का हो चाहे, लेकिन जो पी अक्ष कक्षक होता है ये पी अक्ष से ही क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। इसी प्रकार पी वाई जो होता है वो पी वाई से ओवरलैपिंग कर सकता है, और इसी प्रकार जो पी जेड होता है वो पी जेड से ही क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। इनकी सिमेट्री क्या होती है, सेम होती है। सेम होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो एक पी एक्स को बनाया मैंने, तो पी एक्स इस प्रकार से बनेगा, ये पी एक्स बन गया। इसी प्रकार से दूसरा पी एक्स होगा। अब इन दोनों की अपन देखिए तो अक्ष में इनकी जो स्थिति है, अक्ष में जो इनकी पोजीशन है, पालियों की जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। तो ये आराम से इधर से ये चलेगा, इधर से ये चलेगा, तो आराम से इनमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन आप इस तरीके से सोचो कि जैसे मानो कि एक तो ये है पी एक्स है, और एक मैंने बना दिया पी वाई बना दिया। तो पी वाई की अपन देखें तो संरचना इस प्रकार से होगी, यानी ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है, इसको मैं इस प्रकार समझाना चाहूँ। जैसे मानो कि एक जो पी अक्ष है उसकी जैसे मानो कि इसकी आकृति इस प्रकार से है, और जो पी वाई होगा ये पी वाई इस प्रकार से होगा। इसके कितने डिग्री के, 90 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के बीच में। अब यदि ये दोनों एक दूसरे के पास पास में आएंगे तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ना तो इनके बीच में अक्षीय ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और ना ही इनके बीच में जो पार्श्व ओवरलैपिंग होती है वो पॉसिबल होती है। तो ये इनकी सिमेट्री क्या नहीं है, सेम नहीं है। दोनों की जो आकाशीय व्यवस्था या 3 डिग्री जो व्यवस्था है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। इसलिए इसको अपन कहते हैं कि सिमेट्री सेम नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब यही इस प्रकार से हो, जैसे ये पी एक्स है तो ये भी पी एक्स हो, और ये पी एक्स होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये दोनों यदि एक साइड में चलेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो अपन कह सकते हैं कि इनकी ओवरलैपिंग क्या है, पॉसिबल है। और यदि मानो कि जैसे पी वाई है या पी अक्ष है और ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पास पैसा आएंगे तो भी इनमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही कक्षक ओवरलैपिंग कर सकते हैं जिनकी सिमेट्री क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। वही क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और वही सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन वीबीटी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक आपको जो डी कक्षक होते हैं वो भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, किससे, पी से।
डी जो होते हैं वो भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं किससे, पी से, तो वो मैं आगे वाले किसी लेक्चर में आपको समझा दूंगा। मेरे हिसाब से आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ तक की चीज़ें आपके लिए क्या थी, पर्याप्त थी, वो अपन कभी एक्स्ट्रा समय में उसको अपन देख लेंगे। तो अब अपन बात करते हैं सिग्मा और पाई बंद पर। सिग्मा और पाई बंद, देखो यहाँ ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो सिग्मा बंद होता है वो अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, और जो पाई बंद होता है वो किससे बनता है, पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। दूसरी चीज़ देखो, मैं एक जगह लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ मैं। एक साइड में मैं पाई बंद को लेके चल रहा हूँ और एक साइड में मैं सिग्मा बंद को लेके चल रहा हूँ। दोनों की अपन एक साथ तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने सिग्मा बंद और यहाँ लिख दिया मैंने पाई बॉन्ड। तो पहला इनमें जो अपन डिफरेंट देखे, क्योंकि डिफरेंट से ही दोनों की तुलना आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन देखें, तो इसमें अपन देखें तो ये आपको पता है अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। किससे, अक्षीय अतिव्यापन से, अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। और इसकी अपन बात करें तो ये बनता है कौन किससे, पार्श्व या समांतर अतिव्यापन से बनता है, समांतर अतिव्यापन से बनता है। तो ये बातें अपन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहले भी पढ़ा अपन ने। दूसरी चीज, जो पाइबंद होता है, इस पाइबंद की जो एनर्जी होती है या इसको तोड़ने के लिए, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो बंद होता है ये प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये दुर्बल होता है। दुर्बल किसकी तुलना में, पाई बंद की तुलना में। अपन इसको ऐसे दुर्बल नहीं मान सकते, लेकिन अपन दोनों की एक साथ यदि कंपैरिजन करते हैं तो ये इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है और ये इसकी तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है, यानी कि वीक होता है। ठीक है। अगली बात अपन करें तो इसकी जो एनर्जी होती है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो लगभग ये मान के चलो कि आप 150 से 200 किलो जूल चाहिए आपको। कितनी चाहिए, 150 से 200 किलो जूल के लगभग चाहिए। और ये मान के चलो कि इसकी चाहिए 60 से 80 किलो जूल के लगभग आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये जो बनता है ये बन सकता है एसपी अतिव्यापन से बन सकता है, ये एसएस अतिव्यापन से बन सकता है, और ये पीपी अतिव्यापन से भी बन सकता है। यानी इससे भी बन सकता है, ये इस अतिव्यापन से भी बन सकता है, और ये इससे भी बन सकता है। इन तीनों से क्या होता है, ये पॉसिबल होता है। जो पाई होता है वो पाई पीपी अतिव्यापन से बनेगा, और वो भी कौन से पार्श्व से। इससे बन सकता है पी और डी, पी और डी के बीच में बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी भी इनसे एस पी से नहीं बनेगा, और एस एस से कभी भी किसका निर्माण नहीं होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर अपन बात करें अगली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिग्मा बंध, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड का अकेले का अस्तित्व होता है, अकेले का अस्तित्व होता है, अकेले का अस्तित्व होता है। अकेले का अस्तित्व होने का मतलब होता है कि कोई भी दो एटम होते हैं, उन दोनों एटमों के बीच में, दोनों एटमों के बीच में अकेला सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है। पाई बॉन्ड उसके साथ बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। अकेला सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, और वो उससे ही आपस में क्या कर सकते हैं, अणु या किसी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, अकेले सिग्मा बॉन्ड से ही। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें पाई बंध जो होता है, पाई बंध का अस्तित्व, पाई बंध का अस्तित्व सिग्मा बंध के साथ ही होता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है, साथ होता है हमेशा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज, हमेशा जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा ही किसके साथ रहेगा, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के साथ रहेगा। कभी भी पाई बॉन्ड अकेला नहीं रह सकता। नोट करना इस चीज़ को, पाई बंध कभी भी अकेला नहीं रह सकता। पाई बॉन्ड हमेशा रहेगा तो किसके साथ रहेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी दो एटम
आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में ही किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो संकरित कक्षक होते हैं, संकरित कक्षक, संकरित कक्षक अपन पढ़ेंगे इसको हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड कक्षक, इसको अपन कह सकते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिट, हाइब्रिड ऑर्बिट्स केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संकरित जो कक्षक होते हैं, संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको अपन आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। तो संकरित जो कक्षक होते हैं वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वो नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। संकरित कक्षक पाई बंध नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का क्या था, अंतर था। दोनों को मैंने एक साथ तुलना करके आपको बताया। अब देखो क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये प्रबल होता है, ये क्या होता है, दुर्बल होता है। इस चीज़ की अपन चर्चा करते हैं कि ये प्रबल क्यों होता है और ये दुर्बल क्यों होता है। तो देखो इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। देखो जैसे मानो कि आपको ये कहा जाए, जैसे मानो कि मैंने एक चित्र के द्वारा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिग्मा बॉन्ड का तो देखो अपन अक्षीय और जो पार्श्ववर्ती व्यापन होता है उसको अपन इस प्रकार से समझते हैं एक बार कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो प्रबल होता है और जो पाई बंध होता है वो दुर्बल होता है। इसका रीजन क्या है, देखो सपोज करो आप, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया कि इतना ज़्यादा अच्छा तो पेंटर में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने कुछ बनाया है। तो आप इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से इस डायग्राम से आपके पाई बंध प्रबल क्यों होता है, वो दुर्बल क्यों होता है और सिग्मा बंध प्रबल क्यों होता है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ पर ये कुत्ता है और इस कुत्ते से एक रस्सी बंधी हुई है। ये रस्सी यहाँ पर दो साइड से निकल रही है, यानी यहाँ पर एक ही कुत्ते से दो रस्सी बंधी हुई है और ये एक व्यक्ति है। जैसे मानो कि इसको अपन मान लेते हैं कि ये आप हो, ये आप खुद सोचना, अपने अनुसार सोचना कि जैसे मानो कि यहाँ पर दो रस्सी मैंने बांध दी एक ही कुत्ते से और इन दोनों रस्सियों को मैंने आपके दोनों हाथों से पकड़ा दी। एक हाथ में एक रस्सी, तो दोनों हाथों से आप कितनी रस्सी पकड़ लोगे, दो रस्सी पकड़ लोगे। अब आपको ये कुत्ता खींच रहा है, तो आप ये बताओ यहाँ पर आपके पास दो रस्सी थी और आपने एक एक हाथ से पकड़ी और यहाँ पर आप मैंने क्या किया, उसी कुत्ते से एक ही रस्सी बांधी और उसी एक रस्सी को मैंने आपको पकड़ा दिया और आपको कहा कि आप इस रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लो। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, दोनों हाथों से इस रस्सी को पकड़ लिया और यहाँ पर आपने दो रस्सियों को अलग अलग हाथों से पकड़ लिया। अब मुझे ये बताओ कि कुत्ता बहुत ताकतवर है, तो बताओ आप यहाँ पर मजबूती से पकड़ोगे या आप यहाँ पर मजबूती से पकड़ोगे। तो मेरे हिसाब से आप खुद बता सकते हो कि आप यहाँ पर मजबूती से पकड़ोगे, यहाँ से रस्सी आपसे नहीं छूटेगी। इन रस्सी को आप यहाँ पर बहुत मजबूती से पकड़ लोगे और यहाँ पर रस्सी आपके क्या हो सकती है, छूट सकती है। यानी कुत्ता यहाँ से रस्सी को छुड़ाकर भाग सकता है, बल्कि यहाँ से कुत्ता रस्सी को छुड़ाकर नहीं भाग सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पूरी ताकत थी वो यहाँ पर एक ही जगह लग रही थी और एक ही जगह लगने से आपने मजबूती से इस रस्सी को क्या कर लिया, पकड़ लिया, इसलिए ये यहाँ से नहीं छुड़ा सकता। वही कंसेप्ट आपको इसमें देखना है सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है। जितने भी कक्षकों की जो एनर्जी होती है वो एक ही जगह क्या आ जाती है, काम में आ जाती है और वहाँ पर अतिव्यापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और अतिव्यापन बहुत ज़्यादा होने के कारण से वो बॉन्ड क्या हो जाता है, अधिक मजबूत बन जाता है। जबकि अपन पाईबंद में देखें तो पाईबंद में दो जगह, क्योंकि ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर अतिव्यापन होता है, फिर यहाँ पर होता है, तो इस प्रकार से दो जगह अतिव्यापन होता है ऐसे। तो दो जगह अतिव्यापन होने के कारण से इनकी अतिव्यापन की मात्रा कम होती है और कम होने के कारण से वो अतिव्यापन क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और वो बंद भी क्या बनता है, दुर्बल बनता है। तो यहाँ वाला जो यहाँ अपन समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, पाईबंद का निर्माण हो रहा है
और यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये क्या होगा, दुर्बल होगा। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से पहचाना है कि कहाँ सिग्मा बंध बन रहा है, कहाँ पाई बंध बन रहा है। आपको देखो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ दो एटमों के बीच में यदि एक ही बॉन्ड बन रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यदि दो एटमों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो आपको समझना है उसमें एक तो होगा सिग्मा और दूसरा कौन सा होगा, पाई बंध होगा। और यदि दो एटमों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो आपको ध्यान रखना पहला होगा कौन सा, पाई, और एक होगा सिग्मा, और बाकी जो बचेंगे वो दोनों कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे मानो कि मैं आपको इस प्रकार से बताऊं, जैसे ए और बी ये दो एटम है, ए और बी ये दो एटम है, इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है। तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा है, सिग्मा। ये ए और बी दो एटम है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक तो है इसमें सिग्मा बॉन्ड और एक इसमें कौन सा है, पाई बॉन्ड। एक कौन सा है, पाई बॉन्ड। इसी प्रकार से ए और बी इन दोनों दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब इसमें एक होगा सिग्मा बंध। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें आपको ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध, एक सिग्मा और दो क्या होते हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों कौन से हो जाएंगे, पाई बंध हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मानो कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो देखो आप, जैसे मानो कि मैं एग्जाम्पल लूँ, ये मैंने बता भी दिया आपको, जैसे H और H इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, Cl और Cl इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कार्बन CH2, या ऐसे बना देता हूँ इसको, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। एक में ऐसे बना दूँ N ट्रिपल बॉन्ड N, और एक बना दूँ मैं ऐसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा H, और क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब आप समझो इसमें कौन सिग्मा बॉन्ड और कौन पाई बंध है। तो देखो समझो ध्यान से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। इसी प्रकार Cl और Cl, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें एक सिग्मा और एक कौन सा होगा, इसमें पाई बॉन्ड होगा। इसी प्रकार इसमें अब देखो, इसमें कार्बन में देखो आप, कार्बन यहाँ पर देखो, ये कार्बन और ये कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब एक सिग्मा और एक कौन सा हो गया, पाई बंध। यहाँ पर इधर कार्बन और इधर हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है, पाई बंध है। यहाँ कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन इसके बीच में भी एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये भी कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। इसमें इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी कौन सा है, सिग्मा। अब अपन N2 में देखें तो N2 में एक पहला ये सिग्मा और ये दोनों कौन से हैं, पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसमें ये आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों कौन से हैं, पाई बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, इसका मतलब ये सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, यहाँ पर भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये मैंने आज सिग्मा और पाई बंध को यहाँ पर डिस्कस किया। मेरे हिसाब से ये बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, ताकि आपके दिमाग में हर तरीके से कंसेप्ट सेट हो सके। पाई बंध दुर्बल क्यों होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो प्रबल क्यों होता है, यहाँ तक कि मैंने बातें कंप्लीट की। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके आगे वाले लेक्शन में मैं हाइब्रिडाइजेशन लेके चलूँगा, संकरण लेके चलूँगा। तो संकरण को मैं एक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक नए कंसेप्ट के साथ में संकरण को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।